मूंछों की प्रेरणा है शिवाजी, महाराणा प्रताप। ऐसे वीर योद्धा मेरे आदर्श हैं और उनकी मूंछों को देख के मैंने मूंछें रखनी शुरू करी। बाहर का क्या माहौल था? टेररिज्म, इंसर्जेंसी जो भी है वहाँ बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी सर। जैसे हमने अप्रोच किया सर, अंदर से फायर खुला। उसके बाद मैंने सर एक के पीछे स्प्रिंट मार दी और जैसे मैंने स्प्रिंट मारी सर, उसने मेरे ऊपर घूम के धा मार दी और उस दौरान हैंड टू हैंड में सर मैंने उसका गला पकड़ा और उसको पटका। तब तक मेरी एके छूट गई थी क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा है। 4 से 5 क्लस्टर हाउसेज हैं, उसमें कहीं एक में वो 2 से 3 इंसर्जेंट हैं। तो ये जैसे ही हम आउटर कॉर्डन लगा रहे होते हैं और हमें एक आवाज सी आती है, हॉलिंग। मैं चिल्ला के बोला कि अब स्प्रिंट मारो। गांव के उस 4 क्लस्टर हाउसेज से एक से सर 4 बंदे निकले और 4 बंदे 2 अलग अलग डायरेक्शन में निकले। जब वो नाले से निकल रहा था उसी समय हमारे ऊपर उसने ग्रेनेड भी लॉक किया। उसको लगा कि अब ये सही में फौज समझ चुकी कि मैं हूं। उसने फिर से घूम के फायर किया। वो लेकिन एरिया कमांडर था सर। उसने बहुत सारी ब्रूटल किलिंग करी थी जिसमें सिविलियन शामिल थे, सोर्सेस शामिल थे, इवन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल शामिल थे, इंक्लूडिंग पुलिस। 2017 में सर एक हस्बैंड वाइफ को उनकी ब्रूटल किलिंग करी गई। AK-56 से 50 से 60 राउंड्स मारे गए और उसके बाद उनको जिंदा रहे या मर चुके थे उनको जला दिया गया मकान में। ये किसने किया था? जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज का जो एपिसोड है ये है डेडिकेटेड एक यंग ऑफिसर के जोश को। कैसे एक यंग ऑफिसर सक्सेस पाने के लिए कितना बेचैन होता है और किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। कैसे एनकाउंटर के अंदर मिलिटेंट के पीछे भाग जाता है, एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इन्वॉल्व हो जाता है। और इसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं मेजर प्रभाकर देव सिंह, सेना मेडल ऑफ 14 डोगरा। जी हाँ, आज हम कहानी सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी की और एक इन्फेंट्री यूनिट की, एक बहुत ही शानदार इन्फेंट्री यूनिट की जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, डोगरा रेजिमेंट की और यंगस्टर इन दी आर्मी की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेजर प्रभाकर देव सिंह। हाय प्रभाकर, वेलकम टू आवर चैनल। हमें बहुत खुशी है और एक एनर्जी वाला ऑफिसर 14 डोगरा। एंड अभी हम जब बात कर रहे थे, आपने जहाँ पे ऑपरेट किया है नॉर्थ ईस्ट में, दैट प्लेस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैंने भी वहाँ उसी जनरल एरिया में काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं और मैं तो हूँ ही 21 पैरासूट का। सो नाइस टू हैव यू हियर। थैंक यू सो वेरी मच सर। वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स प्रभाकर। एंड बिना देर की हम शुरुआत करते हैं आपके बैकग्राउंड से। जैसा आपने बताया कि आप गोंडा एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने शायद उस जगह का भी सुना होगा और मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी सर। तो उस तरफ से ऑफिसर्स बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने बैकग्राउंड का बताइए कि आपके घर में पहले से ही फौजी थे या किस तरह से इंस्पायर किया आपको? सर मेरे जैसा कि आपने बताया, हमने पहले भी बताया है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के एक छोटे से गांव से रहने वाला हूं और पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई फ़ौजी नहीं था। मेरे पिताजी किसान थे और बाबा जी भी समाज सेवी थे सर। लेकिन देश के प्रति काम करने का एक जज्बा, कुछ कर दिखाने का एक जुनून, समाज के प्रति एक समर्पण और अपने को साकार करने, अपने सपनों को साकार करने के लिए जो एक इच्छा थी, कहीं ना कहीं वो मुझे फ़ौज में रिफ्लेक्ट होती दिखी कि अगर मैं फ़ौज में आके ये करूं
तो मैं शायद उन सब चीज़ों को साकार कर पाऊंगा। और निश्चित रूप से उसमें उस समय की सर स्कूल में जब हम थे तो बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ आई थी। उसमें सर बॉर्डर जो कि 1971 के वॉर पे बनी हुई थी, उसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और वो तो हमारे ज़माने की मूवी थी। सर हम भी छोटे थे, स्कूल्स में थे सर, 1997 में हमने देखी थी पहली बार। और उसके बाद कारगिल का वॉर होता है सर 1998-9 के बाद, जो और 2 मूवीज़ आती हैं सर, एलओसी कारगिल और लक्ष्य, उससे भी बहुत ज़्यादा मैं प्रेरित हुआ सर। तो निश्चित रूप से सर मुझे लगा कि ये फ़ौज में जाके मैं वो चीज़ कर सकता हूँ जो मैं देश के लिए करना चाहता हूँ। और उसके लिए चाहे फिर टेररिस्ट को मारने का सपना हो या फिर देश के बाउंड्री को सिक्योर करने का सपना हो, वो मैं साकार कर पाया सर। सो प्रभाकर, ये बताइए, अभी आप जब बात कर रहे थे कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे, या आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा कि आसानी से सब कुछ हो गया? सर जर्नी तो संघर्षपूर्ण रही सर, क्योंकि मेरी 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा हिंदी माध्यम यूपी बोर्ड से रही। क्या हिंदी बोल रहे हो यार, सीरियसली? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। तो निश्चित रूप से मैं तो एक सामान्य विद्यार्थी था, एवरेज, लेकिन मैंने देखा है कि गाँव में मेरे से बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, बहुत ही शार्प स्टूडेंट्स। लेकिन कहीं न कहीं ये जो लैंग्वेज बैरियर है, बहुत दिक्कत होती है। सिर्फ़ आर्मी या फ़ौज में आने के लिए नहीं, बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो उसको ओवरकम करने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ी। निश्चित रूप से मुझे मौका मिला डीयू में, हिंदू कॉलेज में, और इवन लॉ करने का भी मौका मिला। उस दौरान मैंने इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव करी, जिससे मुझे हेल्प हो पाई। लेकिन गाँव में मुझे लगता है कि मेरे जैसा अगर कोई इंसान मेहनत करके यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मैं बहुत कोई जीनियस नहीं था, तो मुझे लगता है गाँव दूर दराज के क्षेत्र से हर कोई एक युवा जो चाहता है कि मुझे अधिकारी बनना है, चाहे वो सेना हो, सिविल सर्विसेज हो, कोई भी सर्विस हो, वो आ सकता है। अगर कोई एक क्वालिटी जिसके वजह से आपको लगता है कि आप सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं या नहीं हो पाए, तो वो क्या होगी? वो सिर्फ एक क्वालिटी मैं बोलूँगा, डिटर्मिनेशन। क्योंकि फ़ौज में आने के लिए या किसी लक्ष्य को पाने के लिए आपका जो दृढ़ निश्चय है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए, बिल्कुल हिमालय की तरह, बिल्कुल चट्टान स्थिर, कि मुझे उस चोटी पे पहुंचना है, पाना है। तो वो मेरा निश्चय था सर कि मुझे आर्मी में जाना है। तो उसके बाद आप ओटी चेन्नई गए और फिर आप कमीशन हुए 14 डोगरा में। जी सर। तो जब आप यूनिट पहुंचे तो कैसा माहौल था और किस तरह से शुरुआत हुई? सर सही बताऊं तो मेरी बहुत इच्छा थी, जब मैं ओटीए चेन्नई में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस दौरान मैं चाहता था कि जब मैं कमीशन हूं तो मेरी पलटन, जो भी पलटन मुझे मिले, हालांकि मैं इन्फेंट्री ऑप्ट की था, मैंने डोगरा ऑप्ट किया, क्योंकि गोंडा के बगल में अयोध्या है जहाँ पे डोगरा रेजिमेंटल सेंटर है, और बचपन से मैं वहाँ जाता था रामलला के भी दर्शन करने। तो डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के बाहर गेट पे लिखा होता था, डोगरा छावनी में आपका स्वागत है। तो वहाँ से मैं बहुत प्रेरित हुआ कि मुझे डोगरा रेजिमेंट चाहिए। इन्फेंट्री इसलिए क्योंकि मुझे हमेशा से फ्रंट लाइनर बनना था, मुझे बॉर्डर्स पे आके टेररिस्ट मारने का बड़ा शौक था। तो सर इन्फेंट्री मांगी, मिली, और सौभाग्यशाली रहा कि मैंने डोगरा रेजिमेंट मांगी, वो मिली। और ट्रेनिंग में जो मैंने इच्छा जताई कि मेरी पलटन उस समय फील्ड में कार्यरत हो, तो नॉर्थ ईस्ट के उन इंसर्जेंट और जो दुर्गम एरिया में मेरी यूनिट कार्यरत थी, जहाँ पे मैं कमीशन हुआ सर 14 डोगरा में। और वहाँ से मेरी फौजी जीवन के ऑपरेशन शुरू होते हैं सर। कैसा माहौल था जब आप पहुंचे वहाँ पर यूनिट में? सर वहाँ पहुँचा तो यूनिट में बहुत ही अच्छा माहौल था, और मतलब वहाँ पे बहुत वार्म वेलकम होता है। और हमारे जो कमान अधिकारी थे, मेरे फर्स्ट सीओ, उनका अगर मैं नाम ले पाऊँ तो कर्नल कबडवाल साहब थे। तो सर ने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, और उन्होंने मेरे में जो भी काबिलियत देखी वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे, लेफ्टिनेंट था मैं, लेकिन उन्होंने बोला मैं तुम्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी मैं उसी की दे रहा हूँ, और फील्ड है तो मैं कैप्टन ज़रूर बना सकता हूँ सर। और उन्होंने विदिन 1 ईयर मुझे कैप्टन के रैंक लगाया और इंडिपेंडेंट कंपनी ऑपरेटिंग बेस दे दिया, ऑपरेशन करने के लिए फ्री हैंड दे दिया सर। बाहर का क्या माहौल था? टेररिज्म, इंसर्जेंसी जो भी है वहाँ पे? सर वहाँ पे माहौल तो ऐसा था सर कि वहाँ पे NDFB इन्फेस्टेड एरिया भी थे, उल्फा इन्फेस्टेड एरिया भी थे, और सर जहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट थी वो पहले 2 डिस्ट्रिक्ट अलग थे, उसके बगल में 2 डिस्ट्रिक्ट और जो थे, वहाँ पे माहौल और भी ज़्यादा आतंकवादी माहौल था, क्योंकि 2017 में सर एक ब्रूटल किलिंग हुई थी फरवरी में, जहाँ पे जो आर्मी और पुलिस के सोर्स थे वो हस्बैंड वाइफ को
रात में उनकी ब्रूटल किलिंग करी गई। पहले उनके AK-56 से कम 50 से 60 राउंड्स मारे गए, 50 तो खोखे ही मिले हैं कार्ट्रिजेस, और उसके बाद उनको जिंदा रहे या मर चुके थे उनको जला दिया गया मकान में। और उसके बाद से सर माहौल ऐसा था कि कोई पुलिस से मिलना, कोई आर्म्ड फोर्सेस से मिलना नहीं चाहता था। ये किसने किया था? ये सर उल्फा आई ने किया था। हालांकि ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप इसको कभी क्लेम नहीं करते हैं क्योंकि ये एथिकली मॉरली गलत है, लेकिन वहाँ के आर्मी के सोर्सेज जो हमारी सीसू होती है और जो पुलिस के सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया था, और इवन जो गांव वाले थे उन्होंने भी कंफर्म किया था। वहाँ के जो इंसर्जेंट थे जिनको हमने सब्सिक्वेंटली न्यूट्रलाइज किया दोनों को, उनका भी नाम वहाँ पे लिया गया था। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल समय ये आई कि जब हम वहाँ ऑपरेट करने गए, हमें वो जिम्मेदारी का इलाका दिया गया, तो वहाँ पे कोई हमसे बात करने को राजी नहीं था। ये आप लोग की यूनिट मूव करने से पहले का इंसिडेंट है सर या आपकी यूनिट तब थी वहाँ पे? ये यूनिट हमारी ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, लेकिन 2 अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्लॉयड थी। ओके। फिर जो ये ब्रूटल किलिंग होती है, तो हमें, चूंकि हम अच्छा ऑपरेशन कर रहे थे ऑलरेडी, इंक्लूडिंग मैं और अदर ऑफिसर्स, अपने अपने COB में हमने अच्छे ऑपरेशंस किए थे और हमारी 14 डोगरा का बहुत अच्छा नाम चल रहा था। तो वहाँ के GOC साहब ने हमें ही ईस्टर्न की तरफ यानी लोअर असम से अपर असम की तरफ हमें शिफ्ट कर दिया, हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेच कर दिया, और इधर बल्कि ईस्टर्न साइड में जो वेस्टर्न की यूनिट थी उसको थोड़ा बढ़ा दिया। तो मतलब रीएडजस्ट करके जनरल ऑफिसर कमांडिंग साहब ने रीएडजस्ट किया गया। और सर सबसे खतरनाक बात ये थी वहां पे कि कोई भी सोर्स बात करने को राजी नहीं था, इवन फोन पे भी वो डरते थे। वो खौफ था, वो माहौल था सर कि अगर हम किसी को कांटेक्ट भी करते थे तो कॉल काट दिया जाता था, क्योंकि सोर्सेज को लगता था कि उनकी आइडेंटिटी अब रिवील हुई तो अगला नंबर इंसर्जेंट ग्रुप उनका लगाएंगे। तो इसलिए सर हमें बहुत जो है अनकन्वेंशनल मेथड्स अडॉप्ट करने पड़े, जो कि मैं सब्सिक्वेंटली आपको बताऊंगा। क्या अनकन्वेंशनल मेथड थे, आप अभी बता ही दीजिए। सर अनकन्वेंशनल मेथड ये थे सर कि ऐसी सिचुएशन में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई और हमारी 14 डोगरा को जिम्मेदारी दी गई। चूंकि हमारी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरफ बढ़ाई गई, तो उस टास्क फोर्स की परमिशन ईस्टर्न कमांड से ली गई, हमारे GOC साहब ने लिया, और उसमें एक ऑफिसर, एक JCO और 4 अदर रैंक की वो टीम बनाई गई, जिसमें मैं आई एम द लकीएस्ट वन कि मुझे यंगेस्ट टास्क फोर्स कमांडर बनने का मौका मिला। और साथ में हमें अनकन्वेंशनल तरीके से, यानी कि हम CVs में घूम सकते थे, कुछ भी T-शर्ट्स शॉर्ट्स पहन के घूमना, बाइक्स पे हम चलते थे, और साथ में हमें अलाउ किया गया वेपन्स रखने के लिए, और उसमें स्मॉल आर्म्स थे। बट हम मूव करते थे तो वहाँ के जो लोकल पुलिस था, उनके जो सीनियर मोस्ट होते थे, जो SP होते थे, हम उनके टच में होते थे कि कभी ऐसा ना हो कि फ्रेंडली फायर हो जाए, क्योंकि हम इंसर्जेंट ग्रुप की तरह चलना शुरू करते थे वहाँ पे। तो कभी ऐसा ना हो कि पुलिस हम पे फायर कर दे, तो हम सबको नहीं बताते थे, लेकिन टॉप मोस्ट जो पुलिस का बॉस होता था उसको बताते थे कि सर हम इस इलाके में मूव करेंगे, तो वो अपने पुलिस को इन्फो कर देते, कोई ऐसा ग्रुप दिखेगा तो आप पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से हमने मूव करना शुरू किया सर। और सोर्सेज को हमने कॉन्फिडेंस ऐसे दिया सर, ड्यूरिंग आवर्स ऑफ डार्कनेस हम जाके अपने सोर्सेज से मिलते थे। सिर्फ एक बड़ी पेयर, मैं और मेरे साथ कोई एक जवान या JCO साहब जाता था, जो हम सोर्सेज को कॉन्फिडेंस देते थे कि आपकी आइडेंटिटी हम कहीं रिवील नहीं होने देंगे, क्योंकि सोर्सेज की आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनसे अगर आपको खबर निकालनी है, ह्यूमन इंट जनरेट करने के लिए। दूसरा, उनको ये कॉन्फिडेंस आता था कि अगर ये फौज इस तरीके से काम करना शुरू कर रही है तो निश्चित रूप से अब इन इंसर्जेंट्स का खात्मा होगा, अब हमारे जैसे इनोसेंट पब्लिक या इनोसेंट सोर्सेज को नहीं मारा जाएगा। और सर उस समय बहुत ज़्यादा वहाँ आतंक था। वो जो वहाँ पे टी बागान है, चाय के बागान, वहाँ से करोड़ों की उगाही करते थे। वो वहाँ पे जो बिजनेसमैन थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, रोड बनाने वाले थे, पुल बनाने वाले थे, उनसे बहुत पैसा लेते थे। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में देखा होगा आपने, शुरू में डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती थी। लोग अगर इंसर्जेंट्स को कट देंगे तो कितना उनका बचेगा, कौन कॉन्ट्रैक्टर वहाँ काम करने को राजी होगा। इसके अलावा कोई भी अगर आम जनता उनके खिलाफ बोलती थी तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया, जैसे मैंने बताया कि 2 हस्बैंड वाइफ की ब्रूटल किलिंग करी। तो इस तरीके से सर उनमें कॉन्फिडेंस आते गया और हमें धीरे धीरे खबर निकलनी शुरू होती है। तो ये कहाँ अक्रॉस द बॉर्डर कहीं रहते थे या वहीं गांव में शिफ्टिंग जो नॉर्मली? सर ये हमारा जो
नया डिप्लॉयमेंट का इलाका था, वो ट्राई जंक्शन था। वो भूटान, असम और अरुणाचल का ट्राई जंक्शन था। तो वो कभी भूटान भी निकल जाते थे, कभी असम में आए तो उदालगुरी में हैं और कभी अरुणाचल में हैं। और सर ये जो दो जिनको हमने न्यूट्रलाइज किया, ये दो ड्रेडेड कार्डर थे जो वहाँ 20 साल से ऑपरेट कर रहे थे। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनकी फ़ोटो तक हमारे पास नहीं थी, या एक की फ़ोटो थी पुलिस के पास, वो भी तकरीबन 20 साल पुरानी थी जब वो रिक्रूट हुआ था। काफ़ी सीनियर हो गया होगा। काफ़ी सीनियर हो गया था, तो चेहरा भी बदल चुका है 20 साल के बाद। और दूसरा जो उसका सेकेंड इन कमांड है, उसका तो चेहरा तक हमें नहीं पता है, लेकिन उस पर भी सर हमने काम करना शुरू किया। कुछ सरेंडर्ड मिलिटेंट्स थे, जिन्होंने उनके साथ काम किया था, उन्होंने बताया कि वो अपने फैमिली में अपने किसी एक परिवार के सदस्य की तरह दिखता है। हमने उसकी फ़ोटो मंगाई। ओह, यस सर, वाह। हमने उसके फैमिली, मैं खुद उसके फैमिली के टच में आया। हाँ, मैंने किसी तरीके से वो फ़ोटो मंगाई। नहीं आप कैसे टच पे आए? क्या बोला, आप फौजी हैं? सर हमने फौजी ही बताया था। ओके, मान गए वो मान गए, क्योंकि वो हमारे यहाँ जहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे वो यहाँ के थे नहीं, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के थे, तभी उनकी यहाँ पे फ़ोटो अवेलेबल नहीं थी। लेकिन हमने बोला कि हमारे यहाँ पे वो ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन ले रहे हैं, लोगों की ब्रूटल किलिंग्स कर रहे हैं, और हम भी उनको अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत डरी हुई है, इवन सोर्सेज डरे हुए हैं, कोई खबर नहीं निकल रही है, और हम यहाँ देश की सेवा में लगे हैं, तो हम भी उनको मार देंगे, या तो आप उसको बोलो सरेंडर करे। तो वो बोला कि जी हमसे बात नहीं होती है। तो हमने बोला कि उसकी फ़ोटो भेजो। उसने बोला जी हमारे पास फ़ोटो नहीं है। तो हमने बोला अगर आप सरेंडर नहीं करवा सकते हो, आपके पास फ़ोटो नहीं है, तो हमारे पास तो लास्ट रिजॉर्ट है, फिर हम अपनी कार्रवाई आगे की करेंगे। और मैंने कहा अब आपको अपनी फैमिली फ़ोटो देनी पड़ेगी। तो उसने फैमिली फ़ोटो अपनी दी, और उस फैमिली में जिस पर्टिकुलर का नाम मुझे बताया गया था, उसकी फ़ोटो मैंने निकाल के वहाँ के जो पुलिस बॉस थे उनके साथ हम बैठे। सरेंडर मिलिटेंट जो थे, जो उनके साथ ऑपरेट किया हुआ था, उसने बताया जी ऐसे ऐसे दिखता है, उसका एक स्केच तैयार होता है। फिर उस स्केच को हम अपने सोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर। तो हमारे सोर्सेज ने खबर देना शुरू कर दिया कि जी साहब हमने इस इलाके में देखा है, इस बम्बू ब्रिज से क्रॉस हुई है, ये बाइक का कलर था। हालांकि वो उनकी मॉडस ऑपरेंडी ऐसी थी कि वो बाइक भी चेंज करते थे, वो अपनी बाइक की टेल लाइट कभी फंक्शनल नहीं रखते थे, उसको फोड़ के रखते थे, और हमेशा हेलमेट लगा के चलते थे, जिससे कहीं वो दिखे नहीं। लेकिन कहीं चाय पी रहे हैं तो हेलमेट उतारा, किसी से बात कर रहे हैं तो हेलमेट उतारा। तो इस तरीके से हमें खबरें आनी शुरू हुई। नॉर्मल लोग सब पहचानते होंगे उनको, या सिविलियंस भी सब नहीं पहचानते? सिविलियन सब नहीं पहचानते थे, काफ़ी लोग पहचानते थे, लेकिन सर उनका आतंक इतना ज़्यादा था कि कोई मुंह खोलने को राजी नहीं था। बगल से भी निकलते थे, 4 बार लोग देखते थे, लेकिन कभी कोई कुछ नहीं बताता था। लेकिन वेपन्स लेके घूमते थे हमेशा? वो वेपन्स लेके घूमते सर, उनके पास एके हमेशा होती थी, एके और पिस्टल दोनों होती थी। ओके। उसके बाद जब हमें खबरें आनी होनी शुरू हुई, तो अकॉर्डिंगली हमने अपने ऑपरेशंस प्लान किए। जैसा कि एक तरफ फौजी वर्दी में होते थे, एक तरफ हम सिविल ड्रेस में होते थे, एक तरफ पेट्रोलिंग चल रही है, दूसरी तरफ सर्विलांस के ऑपरेशन का प्लान हो रहा है, और बीच में कहीं हम एमसीपी भी प्लान करते थे, मोबाइल चेक पोस्ट। सर एक बार की बात है, जब हमने एज पर इनपुट कि इस एरिया में वो ऑपरेट कर रहा है, हमने अपनी एक मोबाइल चेक पोस्ट प्लान करी, और वहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए मोबाइल चेक पोस्ट बनाया, और लकीली हमें एक बाइक दिखी जिस बाइक की हमें खबर थी, और वो बाइक लगभग 100 मीटर पहले से घूम गई। और जैसे सर वो बाइक घूमी, हमारे दिमाग में यही क्लिक हुआ कि बाइक भी यही है, समय भी यही है, जैसे हमारे सोर्सेज ने बताया है। हमने तुरंत अपनी टीम स्टैंड बाई जो रखी थी उसको उसके पीछे लगाया, और हमने भी, चूंकि हम तो कुछ सिविल ड्रेस में भी होते थे पीछे, तो हमने उसको चेज़ किया। जहाँ जहाँ वो बम्बू ब्रिजेस क्रॉस करके जिस गांव की तरफ गया, हम भी उधर ही तरफ बढ़े। और सर होता क्या है, हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं और वो बाइक गांव के अंदर चली जाती है। अब गांव के अंदर सर चली गई है बाइक, अभी पता नहीं है बाइक किधर गई है, बाइक कहाँ खड़ी हुई है, और इंसर्जेंट कहाँ घुस गए हैं। और जो फॉलोअप पार्टी थी वो भी मोटरसाइकिल में? सर फॉलोअप पार्टी कुछ मोटरसाइकिल पे थे, जिसमें मैं भी शामिल था, और बाकी फौजियों को मैंने वहाँ पे रोक दिया जब हम स्पेसिफिक हो गए कि इसी गांव में आया है, और उस गांव के पीछे सर नाला बहता था, तो और कोई रास्ता था नहीं वहाँ जाने का, वो पैदल क्रॉस हो सकते थे। उसके लिए मैंने एक पार्टी पीछे से एरिया डोमिनेशन के लिए भेज दिया था कि वो नाला क्रॉस करके रात में जाए नहीं। और इस तरफ सर हम सिविल ड्रेस में जो थे, उन्होंने अपने लोगों को वहाँ पे डिप्लॉय किया, और जिसमें मैं खुद शामिल था। रात भर हमने सर्विलांस किया, अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया कि सर
ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, मोबाइल चेक पोस्ट के दौरान एक बाइक वाला भगा है जिसकी इनपुट हमारे पास है और इस गांव में गया है। मैं अगर समझूं, ये गांव है, पीछे से उसका नदी बहता है, जी सर। सामने से कोई ब्रिज है, Yes, आप ब्रिज क्रॉस करके अंदर चले गए बिल्कुल सर। और आप अंदर हैं गांव में। गांव से जस्ट पहले जो खेत पड़े हुए हैं ओके, हम वहीं हैं, अभी हम गांव में नहीं गए हैं। आप मोटरसाइकिल में? हम मोटरसाइकिल पे हैं, हमने मोटरसाइकिल साइड में पार्क कर दी। अब हम थोड़ा सा डिस्पर्स हो गए हैं जिससे किसी को ये ना लगे कि हम चेस करके आ चुके हैं, जिससे हमारा सरप्राइज मेंटेन रहे सर। ओके, और फौज पीछे से कहीं से? फौज को सर मैंने पीछे से भेजा, जो वर्दी में थे वो उस नाले के पीछे गए, उन्होंने एरिया डोमिनेशन पेट्रोल किया वहाँ पे, जिससे अगर वो पैदल गांव से रात को क्रॉस करना चाहे तो इस डर से ना क्रॉस करे कि वहाँ पे। तो आपने एक तरह से स्टॉप लगा दिया पीछे? एक तरीके से सर हमने फौज का स्टॉप लगा दिया पीछे। और सिविल ड्रेस के अलावा हमने, चूंकि एक डर था फ्रेंडली फायर का, तो हमने एक फौज की टीम अपनी और बुलाई अपने कंपनी ऑपरेटिंग बेस से, और उन्होंने भी वहाँ पे एम्बुश प्लान कर दिया। किधर? दूसरे वाली साइड, पीछे? पीछे एरिया डोमिनेशन पेट्रोल चल रहा था जो हमने विजिबल रखा ओके, कि उधर ना जाए वो। इधर इसलिए नहीं किया सर हमने एरिया डोमिनेशन पेट्रोल, वरना उसको लग जाता कि उसको चेस करके फौज यहाँ तक आ गई है, इसलिए हमने सिर्फ एम्बुश प्लान किया कि अगर वो दोबारा यहाँ से जाता है हम उसको चैलेंज करेंगे, जो हम रूल ऑफ एंगेजमेंट फॉलो करते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये श्योर ना हो कि इंसर्जेंट या टेररिस्ट है या पहली गोली ना है हम कर नहीं सकते। तो उस हिसाब से हमने ब्रीफिंग कर दी थी। रात भर सर हमने उसको उस गांव में रोक के रखा, और साइमल्टेनियसली मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को बता दिया था सर कि ये सिचुएशन बन रही है, और हमारे कमांडिंग ऑफिसर वहाँ ऑलरेडी सीसू के टच में थे। सीसू जो इंटेलिजेंस यूनिट है? यस सर, कोर इंटेलिजेंस एंड सर्विलांस यूनिट के जो वहाँ पे ऑफिसर और जेसीओ और उनकी टीम थी सर, उनको भी उस इलाके का आइडिया था और वहाँ उनके भी सोर्सेज थे। तो उन्होंने भी हमारे सीओ साहब को कंफर्म किया कि जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 2 बंदे बाइक पे आए हैं और ये पहले भी यहीं से 2-3 दिन से ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि एक क्लस्टर ऑफ हाउसेज हैं, 3-4 घर हैं उसी में कहीं पे है, जो कि तकरीबन 200 बाई 200 मीटर में 4 घर थे। इस तरह की इनपुट कंफर्म हो जाती है तो हम वी आवर्स में, सुबह होने से पहले मैं खुद जो सिविल ड्रेस में हम थे वापस जाते हैं सीओबी में, यूनिफॉर्म डाल के हम रेडी होते हैं, और जब हमारे सीओ अपनी बाकी पार्टी लॉन्च करते हैं और उनको मेरे अंडर कमांड देते हैं, तो वो हमारे टच में आते हैं। तो हम क्या है, टाइम प्लान करते हैं कि कौन सी पार्टी किस डायरेक्शन से किस समय पे कहाँ मैरी अप करेगी। एक पॉइंट होता है गांव से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले, जहाँ पे हम मैरी अप करते हैं। और मैं अभी इस दौरान जो अंदर मिलिटेंट है उसको क्या दिख रहा होगा? उसको वो एरिया डोमिनेशन पेट्रोल तो निकल गई, उसको पता नहीं चला होगा, जो एक साइड से आपने पेट्रोल बताया था। मैं समझने की कोशिश, वो आई थिंक वहीं घूम रही है। वो अच्छा, वो घूम रही थी, वो वहीं घूम रही है, तो उधर नहीं जाना। ओके, एक साइड एम्बुश है जो इसको दिखानी है, एम्बुश और यहाँ जो मोटरसाइकिल में आए थे वो भी वापस चले गए। यस सर, यूनिफॉर्म में आ चुके हैं हम, लेकिन अभी हम पीछे हैं। अभी आप पीछे हो? अभी हम मैरी अप कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, हमने प्लानिंग कर ली है, ओवर द फोन कर लिया है। तो अभी तक मतलब उसको कुछ पता नहीं चला है? अभी उसको पता नहीं चला है सर। ओके, बट इतनी रात तक आप जो हम मोटरसाइकिल में थे, उनको कोई सोर्सेज वगैरह उनके? बिल्कुल हुआ होगा सर, बिल्कुल हुआ होगा, बट आप लोग चले गए तो? लेकिन चूंकि पीछे एरिया डोमिनेशन पेट्रोल चल रही है, कहीं जा नहीं सकते। दूसरा जिस डायरेक्शन से वो आया है वहाँ पे ऑलरेडी उसको कुछ बाइक वाले फॉलो कर रहे थे, तो उसको डाउट है कि इधर से शायद एम्बुश लगा हो या पुलिस और यहाँ की फौज ने कोई एमसीपी लगाया हो, मैं फंस जाऊँगा। तो वो शायद उस डायलेमा में रहा होगा, और वो गांव से निकलने का एक ही रास्ता बचता था, नाले को क्रॉस करके पीछे जाने का, जहाँ ऑलरेडी फौज एरिया डोमिनेशन पेट्रोल कर रही थी। तो सर वो जा नहीं पाया। और ये जो जाने का था, वहाँ ब्रिज थी या बोट वगैरह से क्रॉस करते थे? सर उसमें ब्रिज भी नहीं था और बोट भी नहीं था, उसमें क्रॉस पैदल होके ही जाना पड़ा। ओके, छोटा नाला था? छोटा नाला था बट काफ़ी गहरा नाला था सर। तो वो जाके निकल तो जाता कहीं ना कहीं से, लेकिन चूंकि फौज की प्रेजेंस थी तो वो निकल नहीं पाया। गुड गुड, प्लीज। उसके बाद सर होता क्या है, जो हम अलग अलग पार्टी से मैरी अप करते हैं तो हमें ये पता चलता है जी, रोड हेड से तकरीबन 800 मीटर अंदर 200 बाई 200 के इलाके में 4 से 5 क्लस्टर हाउसेज हैं। उसमें कहीं एक में वो 2 से 3 इंसर्जेंट हैं, 2 तो बाइक पे आए ही हैं, शायद 1-2 पहले से वहाँ रहे हों क्योंकि वहीं से वो ऑपरेट कर रहे थे। तो सर ये ब्रीफिंग मैं अपनी बाकी जो कंपनी ऑपरेटिंग बेस से बाकी ऑफिसर्स अपनी टीम को लेके आए थे, उनको मैंने ओवर द फोन ब्रीफ किया। हमने व्हाट्सएप कॉल करी थी जिसमें ब्रीफ किया, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी को मोटोरोला सेट पे ब्रीफ किया।
हमने जहाँ पे मैरी अप किया वहाँ से हम एक साथ लॉन्च होते हैं, रोड हेड पे पहुँचते हैं, वहाँ पे ब्रीफिंग तुरंत होती है सर। 10 सेकेंड के अंदर ब्रीफिंग हो जाती है कि 4 अलग अलग कॉलम किस किस डायरेक्शन से जाएंगे। और सर जैसे हमने प्लान किया कि आउटर कॉर्डन ये 2 पार्टी लगाएगी, इनर कॉर्डन में ये 2 जाएगी और सर्च में ये पार्टी जाएगी जिसमें हमारी टास्क फोर्स और मैं खुद था। तो ये जैसे ही हम आउटर कॉर्डन लगा रहे होते हैं और हमें एक आवाज सी आती है, आवाज निकालने की, हॉलिंग, जिसमें फिर बर्तन की आवाज आती है। तो हमें लग गया कि गांव वाले अर्ली वार्निंग दे रहे हैं। उनका एक कोड रहा होगा कि पुलिस या फिर फौज आएगी तो हम अर्ली वार्निंग ऐसे देंगे। तो सर जब थाली की आवाज आती है तो हमें लग गया कि उनको पता चल गया, सरप्राइज लॉस हो गया है। तो 700 मीटर का जो रास्ता बचा था, अभी तो हम 100 मीटर मुश्किल से पहुंचे होंगे, सर अर्ली वार्निंग आ गई। तो मैं चिल्ला के बोला कि अब स्प्रिंट मारो, अब कॉर्डन जहां जो लगता है स्प्रिंट मारो। स्प्रिंट मारते हुए गांव के उस 4 क्लस्टर हाउसेस से एक से सर 4 बंदे निकले और 4 बंदे 2 अलग अलग डायरेक्शन में निकले। 4 बंदों में जो 2 भगे थे पीछे की तरफ, उनको तो हमारी जो पार्टीज वहां ऑलरेडी पेट्रोलिंग कर रही थी, पूरी रात की थी, उन्होंने डिटेन कर लिया बाद में। लेकिन जो इधर 2 भगे जिसमें इंसर्जेंट सेकेंड इन कमांड शामिल था, वो हमारे लाइन ऑफ साइट में था, लेकिन हम उन पे फायर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अभी हमें क्लियर नहीं था कि ये इंसर्जेंट है या फिर ये सिविलियन है या OGW है या सिंपथाइजर है। तो हमने उसको चैलेंज किया सर, हमने बोला ओए रुक, थोड़े हमने अपशब्द भी बोले। किस डिस्टेंस पे? डिस्टेंस सर तकरीबन 100 मीटर लगभग। हमने उनको चैलेंज किया, जैसे चैलेंज किया वैसे उसने घूम के फायर किया। और फायर किया इससे पहले मेरी टीम फायर करते वो नाले में घुस गया। और नाले में घुसा तो सर हमने देखा नाले की तरफ हम घुसे, तब तक वो नाले से निकल भी रहा है, बिकॉज 100 मीटर का गैप था, नाला छोटा था। तो जैसे वो नाले से निकलता है, चूंकि उसने अपना कपड़ा बदल लिया था और हमें लगा कि ये टेररिस्ट है या सिविलियन है या OGW है, तो हमने दोबारा उसको चैलेंज किया, कुछ अपशब्द भी बोले। वैसे उसको लगा कि अब ये सही में फौज समझ चुकी कि मैं हूं, उसने फिर से घूम के फायर किया हमारी पार्टी की ओर। और सर एक चीज और, कि जब वो नाले से निकल रहा था उसी समय हमारे ऊपर उसने ग्रेनेड भी लॉब किया, ग्रेनेड फेंका। बट हम लकी थे कि वो नाला था और नाले की वो जमीन जो है नम थी, तो सर ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं हुआ। और हम आगे बढ़ते ही रहे, उस जोश में फौज आगे बढ़ती रही कि इसको पकड़ना है। और जब हमारे ऊपर फायर आया तब तो हमने जवाबी कार्रवाई में सर उसको मारा। और उसमें हमारे टास्क फोर्स के सर मैं बताऊं इतने काबिल OR, NCOs और JCO थे, जिसमें में से मैं 2 नाम लेना चाहूँगा क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं सर। हाँ बिल्कुल। यस सर, उस समय वो नायक होते थे, रजनीश कुमार। अभी वो अभी सूबेदार होकर रिटायर हुए हैं, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट भी मिला है, वो थे। और साथ में एक ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और रिटायर हुए हैं, वो भी उस समय नायक थे, अंग्रेज सिंह, वो थे हमारे साथ टास्क फोर्स का हिस्सा। और तीसरे जो OR थे उसमें सिपाही मोहित, वो 15 साल की 16 साल की नौकरी करके निकले हैं। प्रभाकर, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है जब यंग ऑफिसर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, और स्पेशली ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब आप पूरा क्रेडिट अपने NCOs को दे रहे हैं, अपने जवानों को दे रहे हैं। तो आई एम श्योर वो भी कभी देख रहे होंगे एंड दे विल ऑल फील गुड। सर दिस इज़ फैक्ट, क्योंकि भारतीय सेना टीम भावना पे काम करती है, जो हम फौज में स्पिरिट डी कोर बोलते हैं। तो जो टीम स्पिरिट होती है सर, यही फौज को सर्वोत्तम बनाती है और भारतीय सेना को विश्व में सबसे बड़ी फौज बनाती है, क्योंकि हमारे अंदर जो टीम की भावना है। और निश्चित रूप से जो हमारी टास्क फोर्स, एक JCO और 4 OR जो मैं लीड कर रहा था, तो उसमें सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे सर। या वो दूसरा वाला क्या, 2 लोग भाग रहे थे? एक सर दूसरा वाला तो पहले ही उसने हाथ खड़ा कर दिया था। तो जैसा कि हम पीपल सेंट्रिक ऑपरेशन करते हैं सर, हमने उसको डिटेन कर लिया। और बाद में फॉलो अप ऑपरेशन में सर उसने जो चीज़ें हमें बताई, उससे बहुत मौका मिला सब्सिक्वेंट लोगों को न्यूट्रलाइज करने में। जो एरिया कमांडर था उसके बाद उसकी बारी आती। उसने इस ऑपरेशन के बारे में कुछ बताया कि उनको आइडिया लगा ही नहीं कि फौज ने घेर रखा है या फौज उनको देख रही है? या सर उसने ये बात बताई, हाँ, उसने ये बोला कि नाले के पीछे फौज थी साहब, ये तो हमें पता चल चुका था। तो हमें ये डाउट था शायद फौज ने हमें देख लिया है, लेकिन चूंकि गांव में नहीं आई तो हम कंफ्यूज थे, शायद नहीं देखा है। लेकिन कुछ हरकत गांव के बाहर थी तो हमें लगा कि शायद फौजी आ गए हैं, देख लिया है। तो इस कंफ्यूजन में यस नो में लेट कर दिया उन्होंने थोड़ा सा। डिसीजन डायलेमा हो गया उस इंसर्जेंट को। वो डिसीजन ले नहीं पाया कि उनको क्या भागना ही है या रुकना है, इसलिए उन्होंने दिन का इंतजार किया। और दिन में सर हमने सरप्राइज मेंटेन करी, हालांकि वो उस समय भागने ही वाले थे। ये दोपहर का 3 साढ़े 3 बजे का समय है
जब उनको निकलना था। क्योंकि इस समय पे क्या होता है सर कि स्कूल से कॉलेजेस से बच्चे छूट रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, काफ़ी ट्रैफिक भी होती है, तो उसका फ़ायदा उठा के, और फ़ौज क्या होती है इस समय पे खाना खा रही होती है, थोड़ा रेस्ट भी कर रही होती है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि हम अनकन्वेंशनल मेथड से चलते थे। डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट का टाइम हमारा बिल्कुल अलग होता था। जब लोग सोचते थे हम सो रहे हैं तब हम जग रहे होते थे सर, सर्विलांस कर रहे होते थे, या बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हम बता नहीं सकते हैं सर। वेरी गुड। वाह। थैंक यू सर। यार सुप्रभाकर, आपको ये जो बंदा मिला OGW, एकदम गोल्ड माइन थी। यस सर। कई सारे ऑपरेशन इसके आगे भी हुए होंगे इसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो उसमें से बताइए जो सबसे अच्छा ऑपरेशन था। सर उसमें जैसा कि आपने बोला, बहुत अच्छी लीड मिली सर मुझे। वो जो OGW हमने डिटेन किया, इसके अलावा 2 और भी OGW सब्सिक्वेंटली जो हमारी जो पीछे भाग गए थे जो नाले की पीछे तरफ। भागे थे। मैं ऑडियंस के लिए OGW का वो फौजी हम्म। टर्म्स मिस कर जाते हैं, इसलिए Yes. ओवरग्राउंड वर्कर होता है जो डायरेक्टली शायद मिलिटेंट ना हो, लेकिन उनको पूरा उनका ऊपर से सारा नेटवर्क संभालते हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं, खाना पीना, राशन कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, सब कुछ उनको इन्फॉर्मेशन सब कुछ देते हैं। एग्जैक्टली सर। एक्चुअली देखने में ये लोग बिल्कुल नॉर्मल सिविलियन होते हैं, एंड लोगों को लगता है कि आपने एक बंदे को, नॉर्मल बंदे को पकड़ लिया, सिविलियन को पकड़ लिया कि ये तो दुकान वाला था या पान वाला था या रिक्शे वाला था। यस सर। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो एक पूरी तरह से मिलिटेंट्स के नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर। ये उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अगर सामान चाहिए तब भी ये लोग लेकर जाते हैं, उसको कुछ खबर चाहिए तब भी ये लोग लेकर जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी कड़ी है कि इसको जी। ब्रेक करना। बहुत ज़रूरी कड़ी है, क्योंकि सर वो आम जनता के रूप में टेररिस्ट ग्रुप, इंसर्जेंट ग्रुप को मदद कर रहे होते हैं। बट पता है ये शायद ओवरग्राउंड वर्कर भागा भी क्यों? मतलब नॉर्मली बहुत सारे के बारे में तो लोगों को पता भी नहीं होता, वो तो नॉर्मल सिविलियन है, वो तो पीछे पीछे से सपोर्ट करता सर है। उसको लगा कि वो भाग जाएगा, हाँ। क्योंकि जब हमारी टीम रोड हेड पे पहुंची थी, हम तकरीबन 1 किलोमीटर यानी 800 मीटर स्पेसिफिक उसकी दूरी थी, उसको लगा वो भाग जाएगा। दूसरा क्या होता है कि जिसके दिल में चोर होता है हाँ। उसे डर लगता है, यस सर। Yeah, एंड फौज OGWs का भी डेटा धीरे धीरे कलेक्ट करती है। correct. एग्जैक्टली सर। तो इसलिए वो भागा, और वो जो भागा और डिटेन हुआ, एक ये और 2 पीछे वाली पार्टी से, इन तीनों से हमें बहुत अच्छी लीड मिली। इवन सर जो ये सेकंड इन कमांड उस एरिया का था, इससे इसके जो सिम्स थे, वहाँ की लोकल पुलिस से भी हमने टाई अप किया, वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने, उनके पास एक्सेस होता है कॉल डेटा रिकॉर्ड और पैरेलल लिसनिंग का, किस टावर पे क्या लैच कर रहा है। तो अब भी तक हमारी फौज ह्यूमन एंड पे काम कर रही थी सर। अब बारी आई ह्यूमन एंड और टेक्निकल एंड के अमलगमेशन की। तो हमारे जो सोर्स थे अभी और मोटिवेटेड हो गए सर। उनको लगा कि ये फौज 20 साल पुराने टेररिस्ट को अगर इस तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकती है, तो निश्चित रूप से अभी जो एरिया कमांडर है, जो 20 साल से यहाँ ऑपरेट कर रहा है और ब्रूटल किलिंग्स कर रहा है, उसको भी न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो सर हमें खबरें और आनी शुरू हुई। इस ऑपरेशन के बाद हमने आम जनता का दिल जीत लिया, उन पे अपने भरोसा कायम कर लिया कि ये जो फौज आई है, ये जो 14 डोगरा है, टास्क फोर्स के बारे में उनको नहीं पता था, लेकिन 14 डोगरा, ये जो डोगरा पीली चिंदी दिखती थी, इस पे उनका भरोसा हुआ। और सर हमें और खबरें आनी शुरू हुई। पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया। वहाँ सर एक्चुअली 2 डिस्ट्रिक्ट थे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे सर, उसमें क्या थी, शुरू में क्यों वो सर्वाइव कर पाए, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो एक तो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री हो गई, देन ईस्ट वेस्ट में 2 फौज हैं, उनकी बाउंड्री हो गई। अब अगर एक इंसर्जेंट ग्रुप यहाँ है, वो डायगोनल जाता है, तो फिर एक तो लोकल पुलिस का कोऑर्डिनेशन पूरा चेंज हो गया डिस्ट्रिक्ट का, दूसरा फौज का भी चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ जो फौज थी वेस्ट में, अब ईस्ट की तरफ वो चले गया, तो ऑल टुगेदर दूसरी फौज के उसमें चले गया। तो दैट्स हाउ दे सर्वाइव्ड फॉर सो लॉन्ग, 20 years सर, because they were good in adopting the deceptions, maintaining the confidence in public. उनके साथ काफ़ी मिलते थे। आम जनता का सपोर्ट जब होता है तभी टेररिस्ट या इंसर्जेंट पनपता है। सर्वाइव करेगा, बिल्कुल। तो सर इसलिए वो सर्वाइव कर पाए। और यहाँ पे हमारे जो हायर एप्स थे, जो हमारे GOC साहब थे, उन्होंने ये परमिशन लिया कि यहाँ पे एक ही फौज लगाई जाए, 14 डोगरा। इससे ये काफ़ी आसान हुआ। जो इंटर बाउंड्री का कोऑर्डिनेशन में टाइम वेस्ट कर रहे थे, वो बहुत आसान हो गया। सिर्फ अब हमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस से कोऑर्डिनेट करना था, और अब हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट की पुलिस से सिर्फ एक पलटन हमारी 14 डोगरा कोऑर्डिनेट कर रही है।
और सर इस समय हमने दोनों एसपी साहब जो भी थे उनको इनके नंबर शेयर किए और उन्होंने ये ट्रैक करना शुरू किया। इससे हमें पता चल गया कि ये लोग इनके टच में हैं। अब हमने उन पे काम करना शुरू किया। ग्राउंड पे हम काम कर रहे थे और टेक्निकल एंड के लिए पुलिस काम कर रही थी, दोनों डिस्ट्रिक्ट की। और फिर हमारी एक मीटिंग होती थी सर, जो हफ्ते में मिनिमम 1 से 2 बार होती थी। हम मिलते थे और वहाँ पे हम इंट शेयरिंग करते थे। तो ये हमें पता चलने लगा कि अभी जो एरिया कमांडर जो पिछले 19-20 साल से वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, वो इन इलाकों में चल रहा है और उसकी टैक्टिक्स जो है उसको काउंटर करने के लिए फिर हमने प्लानिंग करी सर। और प्लानिंग अगेन, एक तरफ एरिया डोमिनेशन पेट्रोल जहाँ पे वो नहीं रहता था, और जहाँ वो रहता था वहाँ हम सिविल ड्रेस में बाइक्स पे सर्विलांस करते थे, सोर्सेस से मिलते थे। तो आपको पता चल गया कि इस एरिया में मिलेगा ये? हमें बिल्कुल क्लियर पता चल गया सर। तो हमने उन इलाके में एम्बुश लगाना शुरू किया। उन इलाके में हमने मोबाइल चेक पोस्ट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्पेसिफिक एंड पे लगाना शुरू किया। हालांकि एमसीपी पे फर्स्ट इंसर्जेंट बच गया था, निकल गया था, जिसको हमने स्पेसिफिक कैसों में मारा। लेकिन यहाँ पे अगेन हमें कैसो करना पड़ा। एक बार हम उस गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पे एक कैसो एज इन कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन? कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, जैसा कि हमारी भारतीय सेना करती है, या स्पेसिफिक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन कह लीजिए सर, हमने किया। जिसमें गांव पूरा नहीं, बट छोटा सा पोर्शन गांव का। जी, जिसमें गांव का छोटा सा पोर्शन हमने कवर किया सर। और इस खबर की शुरुआत ऐसे होती है सर कि हम ऑलरेडी एम्बुश में होते हैं। हमें पता था ये इस गांव के बीच में मूवमेंट कर सकता है। हमने वहाँ पे 2 अपनी अलग अलग टुकड़ी लगा दी। 2 गांव के बीच है, 2 गांव के बीच में हमने एक जहाँ से वो जा सकता था पीछे की ओर, जहाँ पे हमें इनपुट थी कि वहाँ कोई फेस्टिवल है, वहाँ जाएगा, और दूसरा उस गांव में जो शिफ्ट करता था। दोनों तरफ हमने लगा दिया। इस दौरान क्या हुआ, वहाँ के पुलिस को भी इंट आ गई कि ये जो एरिया कमांडर है वो कहीं इसी गांव में है। तो वहाँ के एसपी साहब का भी मुझे कॉल आता है। वो बोलते हैं कि प्रभाकर कहाँ हैं आप? मैंने बोला सर इस गांव से इतने किलोमीटर दूर पे, 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पे एक एम्बुश हमारा इसके वेस्ट में है, एक इसके ईस्ट में है। तो उन्होंने बोला तो फिर आप अपनी टीम लेके उसी गांव में आ जाइए जहां आपने ऑलरेडी एम्बुश प्लान किया हुआ है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया सर? बोले कि हमारे पास टेक्निकल इंट आ रखी है, हमारे सोर्सेज ने भी कंफर्म कर दिया है कि ये एरिया कमांडर यहीं पे है। फिर हमने अपनी टीम को, ये दिन का टाइम था, रात का? सर ये रात का टाइम था। ये रात के तकरीबन मुझे ये इंट आती है 11:30 बजे, 23:30 आवर्स पे। मैंने इमीडिएटली अपने सीईओ को बताया। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने वहाँ की स्पेसिफिक लोकेशन शेयर करी, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे पहुँचने वाली हमारी टास्क फोर्स थी जो कि 14 डोगरा की थी। हम वहाँ पहुँचते हैं, हम मैरी अप करते हैं एसपी साहब के साथ, हमारी इंट शेयरिंग होती है। हम प्लान बनाते हैं कि एसपी भी पहुंच गया वहाँ पे? एसपी भी पहुँच गए थे, वो भी बहुत प्रोएक्टिव थे। पहला जब हमने वो मारा था सेकेंड इन कमांड, तब से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। उनके भी सोर्सेज काफ़ी खुल के आ रहे थे। और सर उन्होंने जो बताया कि इस घर में है स्पेसिफिक, ये तो एसपी साहब ने ही बताया, बिकॉज उनको टेक्निकल एंड भी थी और ह्यूमन एंड भी। अच्छा, आपके पास प्रिसाइज घर का लोकेशन आ गया? प्रिसाइज घर का लोकेशन आ गया था, क्योंकि वो इनके अर्ली वार्निंग वगैरह नहीं थे कहीं? इसके अर्ली वार्निंग थे सर। हाँ, अर्ली वार्निंग थे। ये निकलना चाहता था, लेकिन मैंने क्या किया सर, मैंने 2 गाड़ियाँ, एक तो एसपी साहब की थी, एक मेरी, मैंने जो जिस घर में वो था उसके 2 तरफ से मैंने उस पर फोकस करा उससे दिया। पहले आप जब गांव में गए, गांव में एसपी साहब से मिले, तब तक इसको पता नहीं चला कि इतनी हरकत हो रही है यहाँ पे फौज? सर हमने, ये तो टाइम क्रिटिकल ऑपरेशन था सर। हमने सारी चीज़ें फ़ोन पे बात कर ली थी, बिल्कुल पिछले वाले ऑपरेशन की तरह। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं था। हम वहाँ पहुँचते हैं, एसपी साहब से सिर्फ जय हिंद होता है। हम बोलते हैं कि जी आपके कमांडो इतने चाहिए, इधर से जाएंगे और हमारी फ़ौज इस तरीके से कॉर्डन करेगी, फिर हम सर्च करेंगे। तो सर जैसे एसपी ने अपनी पार्टी हमें दी, हमने कंबाइंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। कंबाइंड ऑपरेशन में हमने जैसे प्लान किया कि हम एक कॉर्डन लगाएंगे। कॉर्डन लगाते समय तक उसको पता चल चुका था कि वो घिर चुका है या घेरा जा रहा है। सर उस घर के पीछे एक खिड़की थी जिधर से मेरी अपनी पार्टी जा रही थी। आप पीछे जा रहे थे? हाँ, हमारी टास्क फोर्स 14 डोगरा की जा रही थी। हमारे ऊपर बस्ट आता है एक, लकीली फिर हम बच जाते हैं
और हम सीधे आड़ ले लेते हैं, लाई डाउन। कंफर्म कि हाँ, मिलिटेंट है। अब कंफर्म हो गया कि जी इस घर में, इस कमरे में मिलिटेंट है। इवन एसपी साहब की पार्टी इस समय तक उसके सामने से उसमें जाने का प्रयास करती है, उनके ऊपर खुद फायर आता है। तो प्लान ये था कि आप लोग पीछे से कवर कर देंगे और पुलिस की पार्टी एसपी साहब के हाँ, साथ। चूंकि एसपी साहब की इंट थी तो एसपी साहब लीड करना चाहते थे, ये तो फेयर था गेम। जी बिल्कुल। तो सर एसपी साहब के जो कमांडोज थे असम पुलिस के, उन्होंने अटेम्प्ट लिया पहला, लेकिन उनके ऊपर भी फ्रंट से फायर आया। वो गोली पहले स्काउट, पुलिस के स्काउट पे लगती है, उसके बैरल पे, AK-47 के सर, तो उसके हाथ पे भी इंजरी आ जाती है और फिर उनके कमांडोज भी वहीं पे डिप्लॉय हो जाते हैं। फिर सर्च का अटेम्प्ट अभी हम थोड़ी देर के लिए हॉल्ट कर देते हैं। और इस दौरान सर मैंने सीओ साहब से रिक्वेस्ट करी अपने, जो पहुंच चुके थे अलग अलग पार्टीज लेके, और एसपी साहब की एक गाड़ी और एक सीओ साहब की, दोनों उस समय स्कॉर्पियो दोनों को मिली हुई थी। उनकी लाइट्स भी अच्छी थी, नई आई थी उस समय स्कॉर्पियो S10, उसकी लाइटें सर हमने लगा दी। सो वी इल्यूमिनेटेड दी हाउस ओके। सो दैट ही कुड नॉट अटेम्प्ट टू फ्ली, बिकॉज सर पीछे की तरफ जंगल था। और वो अभी फायर नहीं कर रहा है इस समय? अभी सर फायर नहीं कर रहा है वो। हालांकि जब हम गाड़ी लगा रहे थे सर, उस समय हमें डर था कि हो सकता है हमारे ऊपर फायर आ जाए, और लकीली सर हम गाड़ी लगाते समय हमारे ऊपर कोई फायर नहीं आया। शायद उसको ये पता चल चुका था कि वो चारों तरफ फौज है, वो भी साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ चुका था एरिया कमांडर, और उस समय उसने फायर नहीं किया। हालांकि जैसे हम गाड़ी लगा के सर हटते हैं तो एक ग्रेनेड और लॉब होता है, और तब तक हम वहाँ से हट चुके होते हैं। ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, गाड़ी भी सेफ, हम लोग भी सेफ, हमने अपनी आड़ पकड़ ली थी उस समय तक। फिर सर सीओ साहब आ चुके हैं और एसपी साहब भी हैं, तो दोनों बोलते हैं अभी रात भर इनको रोक के रखो। ये घर कैसा था? ये पक्का घर था, कच्चा घर था? सर ये पक्का घर था, पक्का सीमेंटेड। सीमेंटेड घर था, और इस घर के साथ 2 कमरे लगातार बने हुए थे। और सिंगल फ्लोर था? सिंगल फ्लोर था, घर पे 2 कमरे थे एक साथ, और पहले वाले कमरे जिधर से हमने इनिशियल अप्रोच किया था, हमारे ऊपर फायर आया था पीछे की तरफ से, और पुलिस को आगे की तरफ से। इसमें 3 खिड़कियां थी, पीछे, साइड में और आगे। तो चूंकि पुलिस की पार्टी आगे थी तो रूम चेंज नहीं कर सकता था, ये हमने कोऑर्डिनेट कर लिया था कि उसको रूम चेंज नहीं करने देना है। अगर वो चेंज किया तो फिर हो सकता है अगले दूसरा एक घर एडजेसेंट में था, कहीं वहाँ ना घुस जाए। तो हमने वहाँ पे सर उसको रोक के रखा, और फर्स्ट लाइट से पहले इन दी वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह, हमारे सीओ साहब खुद और हमारे यूनिट के ऑफिसर कई थे, उसमें अभी एक रिटायर्ड हो गए हैं, वहीं के हैं, उनका नाम लेना शायद ठीक नहीं होगा। तो वो मेजर साहब ने भी बहुत अच्छा रोल किया सीओ साहब के साथ, पार्टी अपनी लगाई। और सर जब सीओ साहब आए, अपने साथ घातक लेके आते हैं, और घातक बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड फौज होती है, जैसे आप सभी को पता है। तो जो स्पेशल कमांडो हमारी इन्फेंट्री के थे, वो पहुंचते हैं तो उनके ऊपर भी ग्रेनेड लॉब होता है, जिस समय मैं ब्रीफ कर रहा होता हूँ सीओ साहब को। वो तो अच्छा है कि वो ट्रेंड फौज तुरंत कवर लेती है और वो भी सेफ रहते हैं। फिर हम अगेन कंफर्म हो जाते हैं कि रात भर जो हमने तकरीबन 12 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक इसको डिटेन करके रखा है, तो मतलब ये इसी में है। अब हम सर सर्च ऑपरेशन प्लान करते हैं। इस समय सर्च करने जब हम बढ़ते हैं तो हमारे ऊपर दोबारा से फायर आता है, जो कि 3rd राउंड फायर होता है। तो सर्च आप क्या हाउस एंट्री प्लान कर रहे थे? हाउस एंट्री प्लानिंग चल रही है। सिविलियंस थे अभी अंदर? सर सिविलियंस थे, बट हमने मेगाफोन से 4 बजे से ही अनाउंसमेंट शुरू कर दी थी कि जो भी सिविलियन हैं अगल बगल के घरों में, वो कृपया करके अपने घर को छोड़ के निकल जाएं। और इस घर में? इस घर में चूंकि बगल वाले कमरे में, वहाँ पे ऑलरेडी एक जो उसको हेल्प कर रहा था, जिसने शेल्टर दिया था, शायद मजबूरी में दिया था, तो वो भी था। इसलिए हम इनडिस्क्रिमिनेट फायर नहीं कर सकते। या आप नहीं कर सकते, सिविलियंस हैं घर पे, जब तक पता ही नहीं है। इसलिए हमारे ऊपर फायर आ रहा है, बट हम फायर नहीं कर रहे हैं। तो हमारा प्लान ये था कि जो बगल के रूम में जो सिविलियन है उसको भी निकाल लिया जाए। जब वो सिविलियन को हम निकालने में कामयाब हो जाते हैं सर, और हम अगला अटेम्प्ट लेते हैं सर्च करने के लिए। अच्छा, उसको आप निकाल लेते हैं? हाँ जी, उसको निकाल लेते हैं सर। पुलिस पार्टी के साथ हम अटेम्प्ट लेते हैं, वैसे फिर हमारे ऊपर फायर आता है। अब जब फायर आता है, फिर हमारे सीओ साहब और एसपी साहब ने बोल दिया, अब आप लोग भी फायर का जवाब फायर से दें।
इस दौरान सर जहां हमें विंडोज़ में जहां से फायर आया था हमारी पार्टी को, जहां से वहां से पहले हमने फायर किया कि सामने लाइन ऑफ फायर में कोई ना रहे, और इस तरफ से फिर पुलिस की पार्टी ने भी फायर किया, 1 बाई 1 लाइन ऑफ साइट क्लियर करते हुए कि लाइन ऑफ साइट में सिर्फ वो इंसर्जेंट होना चाहिए। उस दौरान उसको गोली लगती है सर। अभी हम लेकिन क्लियर नहीं है कि वो न्यूट्रलाइज हो गया है या बचा हुआ है सर। तो हमने क्या किया, चूंकि जिसने शेल्टर दे रखा था उसको अभी हम निकाल ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब हम उसको बोलते हैं, हम पहले वेट करते हैं तकरीबन 1 घंटे तक, कोई फायर नहीं। अभी एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद काफ़ी समय तक दूसरी तरफ से यानी एरिया कमांडर जहाँ पे था उस कमरे से फायर नहीं आ रहा था। तो हमें लगा कि शायद हो सकता है न्यूट्रलाइज हो गया हो या कोई और टैक्टिक्स अपना रहा हो। तो हमने इस दौरान हमने अपनी हाउस इंटरवेंशन ड्रिल प्लान कर रखी थी। हमने अपने हिट्स बना रखे थे, हाउस इंटरवेंशन टीम्स। 2 अलग अलग टीम थी और तीसरी टीम पुलिस की थी, जो 3 अलग अलग डायरेक्शन से, सपोज ईस्ट, वेस्ट एंड देन साउथ से अप्रोच कर रहे थे। तो इस दौरान जब हमने हाउस इंटरवेंशन ड्रिल के दौरान, जिसमें घातक भी शामिल थी, अंदर जाते हैं सर, तो वो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज पाया जाता है। उस समय उसको हेडशॉट, पहले वाली फायर फाइट में मर गया होगा। वो पहले वाली फायर फाइट एक्सचेंज ऑफ फायर में जो सुबह हुई थी सर, उसमें वो न्यूट्रलाइज हो चुका था। अकेला था वो? वो सर अकेला था और एरिया कमांडर था वो, लेकिन एरिया कमांडर था सर, जो 20 साल से वहाँ पे उसने बहुत सारे ब्रूटल किलिंग करी थी, जिसमें सिविलियन शामिल थे, सोर्सेस शामिल थे, इवन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल शामिल थे, इंक्लूडिंग पुलिस, आर्मी, पुलिस, CAPF, बहुतों को उसने न्यूट्रलाइज किया हुआ था। वो तो सर ही वॉज सेल्फ स्टाइल मेजर। सीनियर होते हैं काफ़ी। बहुत सीनियर होते हैं सर। गुड, वेरी गुड। मतलब 14 दोगुना, और आपने बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट Thank you so much, sir. पुलिस ने वहाँ पे एक और ऑपरेशन आप बता रहे थे इसके बाद। यस सर, वो हमारी तीसरी फायर फाइट थी सर। और ऐसे भारतीय सेना में हर आदमी देश की सेवा करने के लिए जज्बे से आता है, और ईश्वर के बाद किसी के दर्शन करना चाहता है तो वो है टेररिस्ट के या इंसर्जेंट के। तो यही हमारा भी प्रार्थना भगवान ने सुनी, और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिसको तीसरा फायर फाइट देखने का मौका मिला सर। ये अभी NDFB-S के अगेंस्ट में ऑपरेशन था, जिसमें हमें स्पेसिफिक इनपुट थी। सेम एरिया, दूसरे एरिया? वो अलग एरिया था, एरिया अलग था सर। वो एरिया बढ़ चुका था आपका ऑलरेडी। हाँ, एरिया बढ़ चुका था सर। और चूंकि जनता को, सोर्सेस को, हमारी फौज पे बहुत ज़्यादा यकीन हो गया था कि अब ये ऑल आउट ऑपरेशन के मूड में है, तो हमें इनपुट भी बहुत आ रही थी, सोर्सेज भी बहुत, कुछ सोर्सेज थोड़ा सा कंफ्यूज भी करते थे, बट अभी तक एक्सपीरियंस हो चुका था कि फ़िल्टर कैसे करना है, किस इंट पे काम करना है। तो बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी सर कि इस गांव में, इन घरों में कुछ 2 NDFB-S के काडर आज रात को शेल्टर ले रहे हैं। अच्छा, आएंगे सर। अब जब किसी को आना है तो किलिंग जोन में उनको आना ज़रूरी है, तो हम एरिया डोमिनेशन पेट्रोल तो नहीं करेंगे, वरना हो सकता है हमारे ऊपर ही फायर आ जाए, हमें पता नहीं कौन कहाँ छिपा हुआ है। तो सर जिस डायरेक्शन से आना था उस डायरेक्शन को हमने ओपन छोड़ दिया। जिस डायरेक्शन को जा रहे थे उस गांव से अपोजिट साइड में हमने अपनी टीम हमने पहुंचा दी थी, और वो हम वहाँ पे वेट कर रहे थे कि अंदर, हमारा गांव के अंदर ही सोच था कि वो कब एंट्री होएगा तब आप बताना, देन वी विल कैरी आउट दी कैसो एंड सर्च ऑपरेशन। और रात को तकरीबन सर 11, साढ़े 10, 11 के बीच की बात है, उसने कंफर्म कर दिया कि अभी आ चुके हैं, तो इंसर्जेंट अंदर आ चुके हैं, और गांव के इस डायरेक्शन में है जहां तकरीबन 2 से 3 घर थे। काफ़ी रात थी सर उस समय, कृष्ण पक्ष चल रहा था, तो हम अपना देखते हैं कि मून कौन से फेज में है, तो उस समय मून की लाइट हमारे पास नहीं थी सर, बट चूंकि हमने पहले से मैपिंग ऑफ AOR कर रखा था, अपनी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैमिलराइजेशन और मैपिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी 14 डोगरा ने और टास्क फोर्स ने बाखूबी कर रखा था। तो जब हमें ये इनपुट आती है तो हमें आइडिया हो जाता है इस घर में है। अगेन सर हमने स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। अभी हमने कॉर्डन से डाल दिया है, अब हम सर्च
चूँकि हमें 2 ऑपरेशन का अभी अनुभव हो चुका है, जिसमें फायर फाइट हुआ, हमने टेररिस्ट न्यूट्रलाइज़ किए, इंसर्जेंट न्यूट्रलाइज़ किए। तो सर अभी हमने थोड़ा वेट किया सुबह होने का, जिससे सर नॉन ऑप्स कैजुअल्टी या ऑप्स कैजुअल्टी ऐसा कुछ स्पेशली कोलैटरल डैमेज ना हो, क्योंकि वहाँ पे सिविलियन बहुत थे सर। तो सर इस दौरान फिर हमने मेगाफोन से दोबारा अनाउंसमेंट कर दी सुबह सुबह सर। सुबह की बात नहीं है, थोड़ी रात ही थी सर। तो हमने अनाउंसमेंट करी कि जो भी सिविलियन है यहाँ से निकल जाएं। तो सर जब हमने ये अनाउंसमेंट करी तो सिविलियन तो निकले, उसके बाद फिर हमने अनाउंसमेंट करी कि भाई कोई और भी है तो आप निकल जाओ, कोई इंसर्जेंट है तो अपना हथियार डाल दो क्योंकि यहाँ फ़ौज आ चुकी है, अपने हथियार रख दो, आप सरेंडर कर दो। और उसके बाद काफ़ी समय तक कोई हरकत नहीं हुई, 15-20 मिनट हो गए। जब कोई नहीं आया तब हमने सर अपनी हाउस इंटरवेंशन टीम यानी अपनी हिट बनाई और रूम की तरफ कमरे के अप्रोच किया। जैसे हमने अप्रोच किया सर, अंदर से फायर खुला तो हम कंफर्म हो गए अंदर इंसर्जेंट है। हमने फिर से अपना कवर ले लिया और हमें कुछ भी नहीं लगा। हाँ, लेकिन उनको लगा कि हमें सामने वाली पार्टी को गोली लगी है और वो गिर गए हैं। और उसी के साथ सर 2 इंसर्जेंट भगे और मैं और मेरी टास्क फोर्स बिल्कुल फिट पोजीशन में थी सर। थोड़ा सा मुझे लगा वो कैसे, दरवाजे से भागे, खिड़की से भागे? दरवाजे से भागे, क्योंकि उस कमरे में वो मड हाउस था जो मिट्टी का बना हुआ वो था। तो सर हम ऐसे फायर भी नहीं खोल सकते थे क्योंकि थ्रू एंड थ्रू जाता है फायर वहाँ। तो पीछे और घर थे, कोई सिविलियन की कैजुअलिटी हो जाती। तो इसलिए हम बहुत स्पेसिफिक चल रहे थे। लेकिन जब हमारे ऊपर फायर हुआ, हमें कंफर्म हो गया कि ये इंसर्जेंट है और फिर उसको लगा कि हम गिर गए, हमारी कैजुअलिटी हो गई, तो भगे। उसके बाद मैंने सर एक के पीछे स्प्रिंट मार दी और जैसे मैंने स्प्रिंट मारी सर, उसने मेरे ऊपर घूम के धा मार दी, मैशेटे, दा जिससे पेड़ काटते हैं सर। तो वो तो ज्वाला माँ की कृपा थी, मेरा दिमाग काम किया, मैंने अपना एल्बो ऊपर कर दिया और दा यहाँ पे लग गई। और उस दौरान हैंड टू हैंड में सर मैंने उसका गला पकड़ा और जूं ही मैं उसको पटका तब तक मेरी एके छूट गई थी क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा है। बट मेरे पास पिस्टल भी होती थी जो सेकेंड वेपन हम रखते हैं। तो मैंने उसको फिर पिस्टल से न्यूट्रलाइज किया सर। और इस दौरान एक इंसर्जेंट ऑलरेडी ये जो 2 भागे थे तो एक हमारे जो अभी ऑनरेरी कैप्टन सूबेदार अंग्रेज सिंह रिटायर हुए हैं उन्होंने, और उनके साथ एक हमारे ऑनरेरी कैप्टन सोहन सिंह, वो भी रिटायर हो गए इसलिए इनका नाम ले रहा हूं मैं, उन्होंने उनको धर दबोचा। तो उससे हमें बाकी आगे की भी जो ऑपरेशंस हुए हैं सक्सेसफुल, वो लीड मिली। ये ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो चुका था, हालांकि ये भी एडमिट करवाया गया, मैं भी एडमिट करवाया गया क्योंकि मैं भी इंजर्ड हो चुका था सर। तो दैट्स हाउ। और इसका वेपन वेपन और वॉर लाइक स्टोर सर वो रिकवरी हो गई, लेकिन उसने जो दा निकाला, वेपन फेंक के भागा था सर। वेपन फेंक के भागा था जिससे जो बाकी पीछे वाली पार्टी है वो कंफ्यूज रहे कि ये शायद कोई टेररिस्ट या इंसर्जेंट नहीं है बल्कि ये सिविलियन या ओवरग्राउंड वर्कर है। लेकिन जब मैंने उसके पीछे स्प्रिंट मार दिया तो उसको लगा ये कंफर्म हो गया है कि मैं ही इंसर्जेंट हूं, तभी उसने अटैक किया आपको। तो वो एनडीएफबी के वो धा भी कैरी करते हैं, जैसे हम खुखरी कैरी करते हैं स्पेशली गोरखा रेजिमेंट में, तो बड़ी वाली धा कैरी करते हैं, उससे उसने मार दिया सर। हालांकि मैं बच गया। और आपको हाथ में कितना जख्म हुआ? सर इट कुड हैव बीन बैड एक्चुअली। सर हाथ में मुझे बस इतना पता है कि अंदर 3 लेयर टाँके लगे थे सर मुझे, ये पूरा फट गया था। तो इसमें कोई 52 या 53 टाँके अंदर लगे थे और बाहर फिर जितने स्टिचेस लगे हों सर, तकरीबन 100 के आसपास स्टिचेस लग चुके हैं सर उसमें। और मुझे उसके लिए गुवाहाटी तक जाना पड़ा क्योंकि सर जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे उन्होंने जवाब दे दिया था, इसकी सर्जरी करने से मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब डीप था, बहुत डीप वुंड था। और हमारे एक सीओ साहब बाद में हुए, उन्होंने बोला कि यार तू जिम उम करता है तो तू बच गया, मैं होता तो मेरा तो हाथ ही अलग हो गया होता। तो सर इस कहता हूँ सबको जिम किया करो। आप भी सर करते हैं सर, आप दोनों। तो वो भी रीज़न रहा कि शायद हाथ अलग नहीं हुआ, तो बहुत डीप वुंड था। बट ठीक है, बाय ग्रेस ऑफ ज्वाला और हमारी टीम
ने मुझे फटाफट इवैक्यूएट जोश किया। यार, मानना पड़ेगा। yeah. हाँ या थैंक यू सो मच सर। ये सारा मोटिवेशन रहा सर। बस पलटन नाम नमक निशान के लिए अपने जानी जाती है सर, उसी के लिए काम किया सर। वर्दी एक जिम्मेदारी और देश सेवा का जज्बा है सर। तो जब हम किसी भी सर, चाहे नॉर्थ ईस्ट का ऑपरेशन हो सर, चाहे नॉर्थ ईस्ट के जंगल से लेके और जेएनके के पहाड़ तक सर, सिर्फ एक ही बात दिमाग में होती है कि सबसे पहले देश और बाकी चीज़ें बाद में। और इसके अलावा सर डर तो लगता ही नहीं है सर, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीछे पूरा देश खड़ा है। तो सर इस जज्बे से के साथ पूरी फौज, भारतीय सेना ऐसे ही ऑपरेशन करती है। अमेजिंग। एक यंग ऑफिसर से सुन करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। ऑल मोटिवेशन फ्रॉम सीनियर्स लाइक यू सर। तो प्रभाकर, आप 11 साल के बाद आपने फौज से रिटायरमेंट ले लिया, आपने कंटिन्यू नहीं किया। आप चाहते तो आपको परमानेंट कमीशन मिल जाता, सेना मेडल है, गैलेंट्री अवार्ड, आपने इतने अच्छे ऑपरेशंस किए हैं। आई एम टेलिंग यू कि शायद 5 या 10% ही इन्फेंट्री ऑफिसर्स होते हैं जिनको इस तरह के ऑपरेशंस करने का मौका मिलता है। बिकॉज हम लोग घूमते रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, जेएनके में, बट ना उतनी मिलिटेंसी है, ना टेररिज्म है। तो वो ढूंढ ढूंढ के जंगल जंगल छान लेते हैं, तब जाके मिलता है। सो यू आर वेरी लकी। यस सर, इंडीड। और जो आप यूथ आपका इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस देश के युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा सर कि अगर उनके दिल में देश के प्रति सेवा की धड़कन चलती है तो निश्चित रूप से भारतीय सेना उनका इंतज़ार कर रही है। और भारतीय वायुसेना हो, भारतीय नौसेना हो, उनको ज़रूर आना चाहिए आगे। अगर मेरे जैसा एक दूर दराज गांव, गोंडा ज़िले के गाँव का लड़का इस स्तर पे आके देश सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता है तो निश्चित रूप से हर कोई इसमें ले सकता है, सफल हो सकता है। एक एडवाइस टू द यूथ के लिए एक एडवाइस। आप अपनी सोच को हमेशा बुलंद रखें। आपकी जो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए वो बिल्कुल हिमालय की तरह अडिग होनी चाहिए। कुछ भी करें, किसी भी स्थिति में रहें, आपके लिए देश हर समय हर पल सर्वोपरि होना चाहिए। जैसे कि फौज में सर चेटवुड क्रेडो हमें जो पढ़ाया गया है वो हमने जिया है कि देश की जो सुरक्षा है, सम्मान है, कल्याण है, वो हर समय सर्वप्रथम है। तो युवाओं को भी देश को हमेशा सर्वप्रथम रखना है, समाज को सर्वप्रथम रखना है, अपने हितों को सबसे बाद में रखना है। नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे बहुत फौजी होंगे जिसमें मैं खुद शामिल हूँ सर। मैं आज तक मैंने दर्जनों ऑपरेशन किए, 3-4 ऑपरेशन में फायर फाइट करी, लेकिन माँ ज्वाला की कृपा से और भारतीय सेना की सिखलाई से सर जितने अपने अंडर कमांड अधीनस्थ सैनिक में लेके गया हूँ उनको उतनी ही संख्या में वापस पलटन में लाया हूँ, क्योंकि वो जिम्मेदारी का एहसास था मुझे। एक भी फेटल कैजुअलिटी नहीं हुई। एक नॉन फेटल हुई थी जो मैं खुद हूँ, वो भी आज शेप वन की स्थिति में बैठा हूँ और अभी जिंदा हूँ सर। और मैं फिट रिटायर हुआ हूँ सर, बिल्कुल शेप वन की स्थिति में। और मैं दोबारा से भी फौज में अगर ज़रूरत पड़ी तो अभी हम रिजर्व कैटेगरी में हैं, उसके बाद भी 5 साल के बाद ज़रूरत पड़ी तो मैं हमेशा वॉलंटियर रहूँगा देश की सेवा के लिए सर। तो यही मुझे इस देश के यूथ से भी अपेक्षा है सर। अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच। एक बचपन में एक मूवी देखते थे जिसमें एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, मूछे हो तो नथुलाल जैसी। ये मुझे बार-बार प्रभाकर देव सिंह जैसे। बट अमेजिंग। ये कितना मेंटेन करना पड़ता है इसके लिए? आप रहने दो, नहीं आएंगी सर। लेकिन ये मूछों की हमारी आएंगी नहीं उतनी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। लेकिन मूछों की प्रेरणा है शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये ऐसे वीर योद्धा मेरे आदर्श हैं और उनकी मूछों को देख के मैंने मूछें रखनी शुरू करी। और हमारे इष्ट देव हमारे शिव जी हैं, उनके भी वो रूप होते हैं कभी कभी मूछों के जो मुझे मोटिवेट करते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। सो प्रभाकर, हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आप आगे भी इसी तरह से सफलता प्राप्त करते रहेंगे। जी सर। और अपना और देश का नाम उज्जवल करते रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी शुभकामनाओं के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर, कौशल सर। थैंक यू सो मच प्रभाकर, रियली एंजॉयड इंटरेक्टिंग विद यू। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद सर।